नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर और त्रिपुरा में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के कोविड टीकाकरण के पहले दिन कल 42 लाख से अधिक बच्चों को टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों को टीकाकरण के लिए स्कूल से 2 दिन की छुट्टी देने का निर्देश दिया। झारखंड सरकार ने बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए सभी शिक्षा संस्थान बंद किए जाने की घोषणा की। केंद्र ने 31 जनवरी तक सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति निलंबित की। देश से दिसंबर में अब तक का सबसे अधिक $37 अरब का निर्यात। जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाला जोजिला दर्रा जनवरी में पहली बार वाहनों के आवागमन के लिए खुला। और जोहानिसबर्ग में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका आज 1 विकेट पर 35 रन से आगे खेलेगा। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगी। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट की दूसरे नंबर की कमान संभालने वाली स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या था, जिन्होंने मलेशिया के स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था। इसका सही उत्तर है जानकी थेवर। आकाशवाणी समाचार को देश विदेश के श्रोताओं से बड़ी संख्या में उत्तर मिले हैं। भाग्यशाली विजेता हैं मध्य प्रदेश में बैतूल के बादाखारी आमला के महेश धुर्वे। मेरा नाम महेश धुर्वे है। मैं एक आदिवासी हूँ। मैं बादाखारी आमला बैतूल से हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का विजेता बनने पर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मेरा जिला बैतूल एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ से भी कई स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए संघर्ष किया। मैं एक विद्यार्थी हूँ। आकाशवाणी कार्यक्रम सुनना मुझे अच्छा लगता है। मैं पिछले 5 सालों से रेडियो सुनते आ रहा हूँ। मुझे आकाशवाणी से काफी ज्ञानवर्धक बातें पता चलती है। जय हिंद। और अब अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध कर विरोधी सत्याग्रह चिराला पिराला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? प्रश्न फिर सुन लें। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध कर विरोधी सत्याग्रह चिराला पिराला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं, अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in। इसे एक बार फिर सुन लें। व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं, अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in।
एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर और त्रिपुरा जाएंगे। वे सुबह 11 बजे इम्फाल में 4,800 करोड़ रुपए लागत की 22 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। दिन के 2 बजे के आसपास अगरतला में महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और 2 प्रमुख विकास योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मणिपुर में प्रधानमंत्री 1,850 करोड़ रुपए लागत की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और लगभग 2,950 करोड़ रुपए लागत की 9 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। त्रिपुरा में प्रधानमंत्री नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के अलावा मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना और विद्या ज्योति स्कूलों के प्रोजेक्ट मिशन 100 का शुभारंभ भी करेंगे। नए एकीकृत टर्मिनल भवन पर लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत आई है और ये 30,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना है। ये अत्याधुनिक सुविधाओं और सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क प्रणाली से युक्त है। देश के सभी हवाई अड्डों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री के प्रयासों के अंतर्गत इसे विकसित किया गया है। विद्या ज्योति स्कूलों के प्रोजेक्ट मिशन 100 का उद्देश्य अत्याधुनिक सुविधाओं के माध्यम से राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस परियोजना पर अगले 3 वर्ष में लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी तथा नर्सरी से 12वीं कक्षा तक की 1,20,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। थॉकचौम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री कल पंजाब में फिरोजपुर जाएंगे। वे वहां 42,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, अमृतसर ऊना खंड को 4 लेन का बनाने, मुकेरियां तलवाड़ा के बीच नई ब्रॉडगेज रेल लाइन बिछाने, फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट केंद्र की स्थापना और होशियारपुर तथा कपूरथला में नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण शामिल है। देश भर में संपर्क सुविधा में सुधार की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार प्रयासों से पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी कई पहल की गई हैं। राज्य में 2 प्रमुख सड़क गलियारों की आधारशिला भी रखी जाएगी। पंजाब के 3 शहरों में नए चिकित्सा बुनियादी ढांचे का शिलान्यास किया जाएगा। फिरोजपुर में 490 करोड़ रुपए से अधिक लागत से 100 बिस्तरों वाले पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का निर्माण किया जाएगा। कपूरथला और होशियारपुर में लगभग 325 करोड़ रुपए की लागत से 100 सीटों की क्षमता वाले 2 मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। देश में अब तक 146 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 90 लाख से अधिक टीके शाम 7 बजे तक लगाए जा चुके थे। इनमें 42 लाख से अधिक टीके 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में कोविड संक्रमण से युवाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। श्री मोदी ने ट्वीट में टीका लगवा चुके 15 से 18 वर्ष के किशोरों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने उनके अभिभावकों को भी बधाई दी और अधिक से अधिक संख्या में किशोरों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के स्कूलों को 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को 2 दिन की छुट्टी देने का निर्देश दिया है, जिन्हें कोविड टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण के दिन और अगले दिन बच्चों को अवकाश मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में 15 से 18 साल की उम्र के लगभग 1 करोड़ 40 लाख बच्चे हैं और इनके टीकाकरण के लिए 2,150 बूथ तैयार किए गए हैं। ऐसे लगभग 39 बूथ अकेले लखनऊ में ही हैं। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 20 करोड़ 25 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 12 करोड़ 84 लाख लोगों को टीके की पहली खुराक मिली है, जबकि 7 करोड़ 40 लाख लोगों को टीके की दोनों खुराक लग चुकी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य में अस्पताल, बेड और वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयार है। अब तक राज्य में कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केवल 8 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 3 मरीज पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। राज्य में कल कोविड के 550 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। कोविड कार्यबल के अध्यक्ष एनके अरोड़ा ने बच्चों के टीकाकरण को लेकर आकाशवाणी से विशेष बातचीत में अपने विचार साझा किए। 18 साल के बच्चों में कोविड टीकाकरण आरंभ हुआ है। जिस प्रकार का उत्साह और प्रसन्नता बच्चों में देखी गई और उनके माता पिता में देखी गई, ये बहुत ही संतोष का विषय है। और पहले दिन ही 42 लाख 15 से 18 साल के बच्चों को टीके लगे।
ये लगभग कुल जो इस उम्र के बच्चे उनका 5 से 6% है और ऐसा लगता है कि अगले 3 हफ्ते में सारे बच्चे इस उम्र के उनको टीका लगाया जा सकेगा। के अलावा करीब 55 लाख बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया हुआ है। ये बहुत उत्साहजनक है। मेरी बच्चों से और उनके माता पिता से ये अपील रहेगी कि टीका लगने के बाद दूसरे टीके के लिए सही समय पर टीकाकरण केंद्र पे आएं और टीका लगवाएं। झारखंड सरकार ने राज्य में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए आज से कई पाबंदियां लगाई हैं। समूचे राज्य में उपचार करा रहे कोविड रोगियों की संख्या 4000 से अधिक हो गई है। पिछले 20 दिनों में ये संख्या 13 गुना बढ़ी है। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बढ़ते कोविड संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में आज से सभी स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग संस्थाओं, निजी ट्यूशन, स्टेडियम, जिम्नेजियम, सैलून, स्पा, पूल, चिड़ियाघर, पार्क और सार्वजनिक स्थलों को इस महीने की 15 तारीख तक बंद रखने की घोषणा की है। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं सहित सभी शैक्षणिक गतिविधियां 15 जनवरी तक रोक दी गई हैं। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की घोषणा की है। डॉक्टर सिंह ने ट्वीट में कहा कि ये निर्णय कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के हित में लिया गया है। अवर सचिव स्तर से नीचे के सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति वास्तविक संख्या के 50% तक सीमित कर दी गई है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर और त्रिपुरा में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के कोविड टीकाकरण के पहले दिन कल 42 लाख से अधिक बच्चों को टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों को टीकाकरण के लिए स्कूल से 2 दिन की छुट्टी देने का निर्देश दिया। झारखंड सरकार ने बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए सभी शैक्षणिक संस्थान बंद किए जाने की घोषणा की। केंद्र ने 31 जनवरी तक सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति निलंबित की। देश में सितंबर में अब तक का सबसे अधिक $37 अरब का निर्यात। जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाला जोजिला दर्रा जनवरी में पहली बार वाहनों के आवागमन के लिए खुला। और जोहानिसबर्ग में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका आज 1 विकेट पर 35 रन से आगे खेलेगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पिछले वर्ष दिसंबर माह में भारत के निर्यात में वार्षिक आधार पर 37% की बढ़ोतरी हुई और ये $37 अरब 29 करोड़ हो गया। ये एक महीने में अब तक की सर्वाधिक बढ़ोतरी है। भारत के निर्यात संगठनों के परिसंघ के अध्यक्ष ए शक्तिवेल ने कहा है कि मौजूदा रुख को देखते हुए भारत वर्तमान वित्तीय वर्ष में $400 अरब निर्यात का लक्ष्य हासिल कर लेगा। जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाला जोजिला दर्रे को जनवरी माह में पहली बार वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। 2 जनवरी को 72 वाहनों ने पहली बार जोजिला दर्रा पार किया। इससे कड़ाके की ठंड में भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच संपर्क उपलब्ध रहेगा। सीमा सड़क संगठन ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल पर जोजिला दर्रा पार करने वाले वाहनों का वीडियो पोस्ट किया। जोजिला दर्रा आमतौर पर सर्दियों के महीनों में बंद रहता है। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुंदजई ने पश्तो और दरी भाषा में प्रसारण की अवधि दोगुनी करने के लिए आकाशवाणी का आभार व्यक्त किया है। श्री फरीद ने एक ट्वीट में कहा कि इन दोनों भाषा में 6 घंटे के प्रसारण से भारत और अफगानिस्तान के लोगों का संपर्क बढ़ेगा और साझा मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के इस कठिन दौर में वहां के लोगों की आवाज सुनी जानी चाहिए। जोहानिसबर्ग में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज दक्षिण अफ्रीका कल के स्कोर 1 विकेट पर 35 रन से आगे खेलेगा। भारतीय टीम ने पहली पारी में 202 रन बनाए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत वर्ष 2021 की प्रमुख उपलब्धियों की झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। आज हम खेलो इंडिया अभियान से खेलकूद को मिले प्रोत्साहन की चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अगस्त में एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा था कि देश के गांव और दूर दराज के क्षेत्रों में असंख्य प्रतिभाएं हैं और खेलो इंडिया केंद्रों का उद्देश्य इन स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। इसी विजन के साथ बीते वर्षों में देश के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम से जुड़े रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया अभियान से लेकर ओलंपिक पोडियम स्कीम तक
एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जमीनी स्तर से टैलेंट की पहचान करके उसको सबसे बड़े मंच तक पहुंचाने के लिए सरकार स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स की हैंड होल्डिंग भी कर रही है। टैलेंट की पहचान से लेकर टीम सिलेक्शन तक ट्रांसपेरेंसी सरकार की प्राथमिकता है। जिन खिलाड़ियों ने जीवन भर देश का मान सम्मान बढ़ाया, उनका भी मान सम्मान बढ़े, उनके अनुभव का लाभ नए खिलाड़ियों को मिले, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खेलो इंडिया कार्यक्रम योजना के परिणाम स्वरूप सभी खेलों का स्तर बेहतर होगा। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक ला सकने वाले संभावित खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। वहीं खेलो इंडिया योजना और भारतीय खेल प्राधिकरण की अन्य खेल योजनाओं के तहत 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेने के लिए चिन्हित किए गए खिलाड़ियों और टीमों की प्रतिभा की पहचान कर उन्हें उपयुक्त खेल प्रशिक्षण दिया जाता है। पिछले साल जुलाई में खेल विभाग ने मेधावी खिलाड़ियों की सहायता के लिए एक उत्कृष्ट पहल की शुरुआत की, जिसके तहत एशियन, राष्ट्रमंडल या ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके खिलाड़ी IIM रोहतक द्वारा आयोजित खेल प्रबंधन कार्यक्रम में कार्यकारी स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल कर सकते हैं। सरकार खेल में डोपिंग से निपटने के लिए भी प्रतिबद्ध है। नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी ने पिछले साल विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की मान्यता फिर से हासिल कर ली है। हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक पेश किया गया था। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के पूर्व सलाहकार डॉक्टर AK वार्ष्णेय श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज के एपिसोड में हम गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी और अर्थशास्त्री जोसेफ चेल्लादुराई कुमारप्पा को स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 4 जनवरी 1892 को तंजावुर में हुआ था। अर्थशास्त्री के रूप में कुमारप्पा का विश्वास था कि मानव धन सृजन का एजेंट मात्र नहीं है, बल्कि वो राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों के साथ अनिवार्य रूप से समाज का सदस्य है। उनके निबंधों ने महात्मा गांधी का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने कुमारप्पा को रचनात्मक कार्यकर्ता बना दिया। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कुमारप्पा को ब्रिटेन और भारत के बीच वित्तीय दायित्वों के विस्तृत अध्ययन के लिए प्रवर समिति का संयोजक चुना गया। जब गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए तो कुमारप्पा ने उनके समाचार पत्र यंग इंडिया का संपादन संभाला। कुमारप्पा के लेखों के लिए उन्हें 2.5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई। जेल से रिहा होने पर कुमारप्पा ने 1934 में बिहार में भूकंप राहत कार्य के दौरान वित्तीय सलाहकार के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जमनालाल बजाज की सहायता की। 1942 में कुमारप्पा के लेख स्टोन फॉर ब्रेड के लिए पुनः जेल भेज दिया गया। 1946 में कुमारप्पा ने स्वावलंबन के सिद्धांतों के आधार पर ग्रामीण उत्थान के लिए विस्तृत योजना तैयार की। 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई तो कुमारप्पा को इतना गहरा सदमा लगा कि उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। सौभाग्य से कुछ दिन के बाद उनकी आंखें फिर ठीक हो गई। स्वतंत्रता के उपरांत कुमारप्पा ने राष्ट्रीय हित में विभिन्न मिशन पर दुनिया भर की यात्रा की। बाद में वे राजनीतिक जीवन से सेवानिवृत्त हो गए और मदुरै जिले के
गांधी निकेतन में बस गए। 30 जनवरी 1960 को कुमारप्पा का निधन हो गया। महान राष्ट्रवादी को विनम्र श्रद्धांजलि। हम आज राष्ट्रवादी मौलाना मोहम्मद अली जौहर को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 4 जनवरी 1931 को हुआ था। मौलाना का जन्म 10 दिसंबर 1878 को वर्तमान उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुआ था। जौहर भारत की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे और खिलाफत आंदोलन के अगुवा भी। उन्होंने 1920 में खिलाफत आंदोलन के लिए लंदन गए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। इंग्लैंड से वापसी पर जौहर ने 1920 में अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की, जो बाद में दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। जौहर शुरू में मुस्लिम लीग के सदस्य थे, लेकिन 1919 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। 1923 में वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1930 में जौहर ने खराब सेहत के बावजूद गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया। वहां उन्होंने ये प्रसिद्ध वक्तव्य दिया, मुझे आजादी दो या मेरी कब्र के लिए 2 गज जमीन दो। मैं गुलाम देश में वापस नहीं जाना चाहता। ये शब्द सत्य सिद्ध हुए और 4 जनवरी 1931 को लंदन में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके पैतृक कस्बे में मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना रामपुर के उस महान सपूत को सच्ची श्रद्धांजलि है। स्वतंत्रता सेनानी विष्णु दत्तात्रेय चितले को भी स्मरण कर रहे हैं। विष्णु का जन्म 4 जनवरी 1906 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। 1940 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में चितले और के.एम. अशरफ ने मुख्य प्रस्ताव में संशोधन का प्रस्ताव किया, जिसे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की तुरंत शुरुआत कहा गया। इसमें ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी समझौते से इनकार किया गया था। 1955 में चितले ने पुर्तगाली नियंत्रण वाले गोवा के भारत में विलय की मांग करते हुए 1000 से अधिक सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया। पुर्तगाली सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी और कई साथियों के साथ चितले घायल हो गए। बाद में चितले 1957 से 1961 में मृत्यु तक बम्बई विधानसभा के सदस्य रहे। महान राष्ट्रवादी चितले को शत-शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोहरा छाये रहने का अनुमान है। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे। श्रीनगर, लेह और गिलगित में वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। जम्मू और मुजफ्फराबाद में गरज के साथ बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, आइजॉल और अगरतला में सुबह के वक्त घना कोहरा छाये रहने का अनुमान है। बाद में आसमान साफ रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी प्रियंका, देश में 15 से 18 साल तक के किशोरों का टीकाकरण शुरू होने की खबर जनसत्ता, नवभारत टाइम्स सहित सभी अखबारों में सचित्र है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, तीसरे लहर के बीच बच्चे भी जंग से जुड़े, पहले दिन 40 लाख से अधिक को टीका। दैनिक भास्कर ने 3 इंडिया शीर्षक से लिखा है, दमदार शुरुआत, अमेरिका में इतने किशोरों को 33 दिन में टीके लगे थे। देश में कोविड के बढ़ते मामलों पर भी अखबारों की नजर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, दिल्ली में 100 संक्रमित लोगों में 81 ओमिक्रॉन से पीड़ित।
राष्ट्रीय सहारा ने आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर के हवाले से लिखा है, कोरोना की तीसरी लहर अप्रैल में होगी खत्म। हिंदुस्तान की खबर है, गांवों और कस्बों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए बिना इंटरनेट डिजिटल भुगतान को मंजूरी। रिजर्व बैंक ने कहा, कार्ड, वॉलेट और मोबाइल से आमने सामने भुगतान किया जा सकेगा। 200 रुपए तक एक बार में भुगतान कर सकेंगे। राजस्थान पत्रिका की खबर है, वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु यात्रा के लिए अब सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग ही करवा सकेंगे। आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजित कॉमन एडमिशन टेस्ट 2021 में 9 छात्रों को 100% मिलने की खबर अमर उजाला ने प्रकाशित की है। और पर्यटकों को खूब भा रही कश्मीर की सैर, दैनिक जागरण ने घाटी गुलजार शीर्षक से लिखा है, बीते 8 महीने में गुलमर्ग गंडोला ने 34 करोड़ रुपए की कमाई की। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध कर विरोधी सत्याग्रह चिराला पिराला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर और त्रिपुरा में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के कोविड टीकाकरण के पहले दिन कल 42 लाख से अधिक बच्चों को टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों को टीकाकरण के लिए स्कूल से 2 दिन की छुट्टी देने का निर्देश दिया। झारखंड सरकार ने बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए सभी शिक्षा संस्थान बंद किए जाने की घोषणा की। केंद्र ने 31 जनवरी तक सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति निलंबित की। देश से दिसंबर में अब तक का सबसे अधिक $37 अरब का निर्यात। जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाला जोजिला दर्रा जनवरी में पहली बार वाहनों के आवागमन के लिए खुला। और जोहानिसबर्ग में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका आज 1 विकेट पर 35 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।